है तो कुछ के लिए विरासत में मिली संस्कृति। इन दोनों के बिना हम अधूरे हैं। भाषा हमारे व्यक्तित्व की पहचान है और इसलिए उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हिंदी के विकास और नवोदित साहित्यकारों को आगे लाने में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपना 42वां महाधिवेशन बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने अपने संस्थापकों में से एक भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया। जिसमें हिंदी साहित्य के बुद्धिजीवियों को एक मंच पर आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। विधिवत दीप प्रज्वलन के बाद महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को सर्वोच्च मानद उपाधि विद्या वाचस्पति से अलंकृत किया। महामहिम ने पत्रकारिता, हिंदी की सेवा और विशिष्ट योगदान के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पूर्व कुलपति व साहित्यकार प्रोफेसर राम मोहन पाठक को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान से अलंकृत किया। वहीं कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए चर्चित संगीत मर्मज्ञ और दूरदर्शन केंद्र पटना के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर राजकुमार नाहर को उपेंद्र महारथी कला साधन सम्मान से अलंकृत किया। वहीं महामहिम ने साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित विदुषी लेखिका डॉक्टर पूनम आनंद की लघु कथा संग्रह 121 लघु कथाएं और पर्यावरणविद मेहता नागेंद्र सिंह की पेड़ की चिंता के साथ कई पुस्तकों का लोकार्पण किया। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में चल रहे 2 दिवसीय महाधिवेशन 4 सत्रों में आयोजित किया गया। चारों सत्रों में हिंदी साहित्य के हृदय और उसे अलंकृत करने वाले कृतों पर काफी गहन चर्चा हुई। अपने स्वागत भाषण के दौरान पूर्व सांसद और स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र किशोर सिन्हा ने प्रादेशिक साहित्य सम्मेलन में हिंदी के विकास के लिए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रयासों को सराहा। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि
बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का हम 42वां महाधिवेशन कर रहे हैं और 2 दिनों में 4 सत्रों में कई बातों पर हम विशेष विचार करेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन देश में स्थापित प्रादेशिक साहित्य सम्मेलनों में सर्वप्रथम है। 12 अक्टूबर 1910 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी में हिंदी साहित्य सम्मेलनों की संरचना के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई थी, बड़ा अधिवेशन हुआ था और उसमें हमारे भारत रत्न, पहले से ही देश रत्न थे, अब भारत रत्न भी हो गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और इनके नेतृत्व में एक बड़ा समूह गया था वहाँ और वहाँ तय किया गया कि हम लोग भी बिहार में साहित्य सम्मेलन की स्थापना करेंगे। करते करते बड़ा संकट तो अर्थ का होता है, लेकिन स्थान भी नहीं होते थे उस समय बिहार में जहाँ हम 100-200 लोगों को एक साथ बैठा सकें। मैं तो कहीं भी जाता हूँ हमको हिंदी का कोई विरोध दिखता नहीं है और कहीं हिंदी का नहीं बोलने वाले मिलते नहीं हैं। उद्घाटन समारोह के अवसर पर केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा जोशी ने अपने उद्गार में कहा कि देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महत्वपूर्ण स्थान है। आज का कार्यक्रम बड़ा महत्व का कार्यक्रम है। इस कारण से तो है ही कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में आज ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अगर आज भारत में राजभाषा के रूप में, भारत में भाषा के रूप में हिंदी दिखाई देती है तो इसमें अगर कुछ लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी बात मैं महामहिम जी से के ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और बिहार का हिंदी को लेकर बड़ा गहरा संबंध है। ये केवल संयोग नहीं है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो महाराष्ट्र में नागपुर में हुआ था। ये कोई संयोग नहीं है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के अंदर अगर सबसे ज्यादा योगदान किन्हीं लोगों का है तो वो विनोबा भावे का है, वो काका कालेलकर का है। तो इसलिए आज आपकी उपस्थिति से ये संबंध और घनिष्ठ हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। हम लोग जब चर्चा करते हैं तो बार बार ये बात आती है कि बिहार के लोग तमिलनाडु में हैं, बिहार के लोग कश्मीर में हैं, बिहार के लोग पंजाब में हैं। कुछ सच और कुछ फेक न्यूज़ भी उड़ाई जाती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। पर एक सच्चाई है कि बिहार अपने बिहार वासियों के लिए जितने रोजगार के अवसर, जितने उद्योग के अवसर पैदा कर सकता था वे पैदा नहीं हुए। अगर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आज की स्थिति अगर यह है कि कोई भी भारत में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईआईएम, कोई सिविल सर्वेंट अपनी भाषाओं में बन नहीं सकता, तो इसके अगर बदलाव की शुरुआत होनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा बिहार से की थी और इस घोषणा के कार्यान्वयन के लिए हम सबका सहयोग, हम सबकी निष्ठा और सरकार की पहल ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए होगा। अपने अध्यक्षीय वक्ता के रूप में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन देश रत्न की सेवाओं का ऋणी है। उनकी हिंदी सेवा किसी भी साहित्यकार से बड़ी है।
उनके ही प्रयास से बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसे इकाई की स्थापना हो पाई। यह अधिवेशन देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित है। वो इसलिए समर्पित नहीं है कि देश रत्न इस बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों के पुरोधा थे, इसलिए भी नहीं है कि वे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, इसलिए भी नहीं कि यह वर्ष उनके पुण्य स्मृति दिवस का षष्ठी पूर्ति वर्ष है, बल्कि इसलिए है कि उन्होंने हिंदी भाषा की जो अपूर्व सेवा की, अद्वितीय सेवा की, यह उसके लिए, यह महाधिवेशन इस कार्य के लिए समर्पित है। राजेंद्र बाबू ने हिंदी की जो सेवा की, वो किसी भी बड़े साहित्यकार से हिंदी के लिए की गई सेवा से बड़ी है। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के विनम्र प्रचारक के रूप में, आज कोई प्रचारक हम कहें कि आप प्रचारक बन जाइए तो उनको लगेगा अवमानना हमारी कर रहे हैं। राजेंद्र बाबू हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचारक के रूप में दक्षिण भारत के प्रांतों में अनेक यात्राएं की, अनेकों यात्राएं की, वहाँ हिंदी की संस्थाएं स्थापित की। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जिसकी स्थापना वर्धा में महात्मा गांधी जी ने की थी, उसमें उनका बड़ा योगदान था। संस्थापक समिति में अधिकारी रहे, तो इतने बड़े काम किए। मैं जब भी इन बिंदुओं पर विमर्श करता हूँ तो मेरे रूम पुलकित होने लगते हैं। अब तक हम लोग हिंदी को उसका स्थान मिले, इसके लिए अनुनय विनय करते रहे थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के शती वर्ष में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने एक संकल्प लिया कि अब और कोई विमर्श नहीं, अब सीधे सीधे हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित करके इस समस्या का समाधान कर दे। 42वें अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने साहित्य शब्द पर प्रकाश डालते हुए इसे सह अस्तित्व से आया बताया। उन्होंने कहा कि भाषा सुनकर विकसित होती है। महामहिम आर्लेकर ने साहित्य के 2 आयामों पर प्रकाश डालते हुए नए लेखक की रचनाओं और पढ़ने की आदत के बारे में बताया। यहाँ हमारी हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा हो रही थी। साहित्य वैसे होता क्या है, हर भाषा का साहित्य, वहाँ के लिखने वाले जो लेखक होते हैं, कवयित्री होते हैं, विविध प्रकार के लेखक, वो उसको समृद्ध करते आते हैं। वैसे हिंदी हम बोलते आते हैं अपनी अपनी भाषा। किसी ने हमको व्याकरण सिखाया उसका, और बाद में मुझे हिंदी समझ में आई, ऐसा थोड़े ही होता है। हमारे घर में हम हिंदी बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं वह भाषा हमारा जो नया बालक है वो सीख लेता है। उसको ना हम पुस्तक देते हैं, श्री गणेशा या अ आई ऐसा लिखने को नहीं कहते। ऐसे शब्द कहो, व्याकरण ऐसा होता है, अनुप्रास ये होता है, अलंकार ये हो, कहाँ सिखाते हैं हम बच्चों को? परंतु वो अच्छे ढंग से बोल लेते हैं। भाषा का कानों पर पढ़ना, उसी से हम भाषा सीखते हैं। और भाषा विकसित ऐसी ही होती है, और बाद में हमको पता चलता है कि इसमें कुछ और साहित्य आने की आवश्यकता है, तब हम कुछ लिखते हैं। और लिखने के बाद भाषा और भी समृद्ध होती जाती है। साहित्य का अर्थ ही यही है कि जो सह अस्तित्व से आता है सब लोगों के सामने, वो साहित्य होता है। और यह सह अस्तित्व का हमने मान्यता दी है, सह अस्तित्व को, कि मैं अकेला नहीं लिखूंगा, लेखक और पाठक इन दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। पाठक, वाचक, पढ़ने वाला चाहिए। जब मैं एक आध बात लिखता हूं, वो केवल स्वांत सुखाय नहीं होती। मैंने लिखा,
और उसको मैंने घर में रख दिया, क्या मैं इससे संतुष्ट होता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं तब संतुष्ट हो जाता हूं कि जब मैंने जो लिखा है वो पुस्तक रूप में सबके सामने आता है, तभी मैं संतुष्ट हो जाता हूं। अपने दूसरे आयाम के बारे में महामहिम ने बताया कि नए लेखकों को लिखने का मौका तो मिले, मगर उन्हें पढ़ने वाली पीढ़ी भी हमें ही तैयार करनी होगी। जब किसी लेखक के साहित्य को पाठक पढ़ेगा, तभी उसके लेखन का अभिप्राय सिद्ध होगा। इसके लिए पुस्तक पढ़ने वाले आवश्यक हैं। वो कहाँ है? पुस्तक पढ़ने वाले कहाँ है? आज तो हमारे अपने बच्चों के बारे में भी हम तकरार करते रहते हैं। क्या कहते हैं? अरे वो तो हमेशा मोबाइल पर रहता है, टेबलेट उसके सामने पड़ा होता है, वो लिखता नहीं, पढ़ता नहीं। हमारी ऐसी तकरार है ना बच्चों के बारे में। तो बच्चों को पढ़ने के लिए कौन प्रवृत्त करेगा? पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। कौन उनको पुस्तक की ओर लेकर जाएगा? या खुद हम उसके हाथ में पुस्तक लाकर कब देंगे? माफ करना, मुझे आपसे मैं एक निवेदन करता हूं, आप जरा यहां बैठे बैठे अपने घर में झांक कर देखिए, अपने घर में कितनी पुस्तकें हैं जो बच्चों ने पढ़नी चाहिए। लगभग नहीं के बराबर होता है। हमको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आने वाली पीढ़ी में पुस्तक पढ़ने की रुचि नहीं है, आदत नहीं है, तो पुस्तक लिखने का मतलब क्या होगा? कौन पढ़ेगा? अभी अभी हमने यहां बहुत सारे पुस्तकों का प्रकाशन कर दिया, विमोचन कर दिया। मेरे मन में यही शंका आ रही थी, इसको पढ़ने वाला कहां है? इन सब बच्चों में, आने वाले पीढ़ी में पुस्तक पढ़ने की आदत बढ़ाने की आवश्यकता है, और यह काम हम सब मिलकर करने वाले हैं। हमको करना है। मैंने एक हिमाचल में प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, आपके सामने रखना चाहूंगा मैं। हिमाचल का राज्यपाल करके मैं वहां गया, और थोड़े ही महीने में मुझे लगा कि मैंने कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। हर 15 दिन में मैंने शुरू कर दिया कार्यक्रम मेरा स्कूल में जाने का। स्कूल के वहां जाकर बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ मेरे विचार साझा करना, उनको सुनना। जो समय था 35 या 40 मिनटों का एक पीरियड था, वो तासिका जो होती है, उसमें वहां जाकर वहां का जो शिक्षक है या शिक्षिका, उनको मैं कहता था कि बहन जी आप जरा बाहर जाइए, मैं यहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ाऊंगा, आज का शिक्षक मैं हूं। लेकिन ऐसे बच्चों के साथ बैठकर मेरे विचार मैं साझा करने लगा। मैं एक प्रश्न पूछता था, आप पुस्तकें पढ़ते हैं? तो सब, लगभग सभी विद्यार्थी हाथ ऊपर कर कहते थे हाँ हाँ हम पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरा अगला प्रश्न था, कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं? तो कहते थे हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ता हूँ, ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ता हूँ, इंग्लिश की पुस्तक पढ़ता हूँ, संस्कृत की पुस्तक, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जो सिलेबस में है। और बाद में मेरा प्रश्न था कि आप इसके अलावा और कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं? सभी चुप बैठते थे, नहीं। यह उत्तर था। मुझे लगता है इन बच्चों को पढ़ाने की आदत देने की आवश्यकता है। केवल सिलेबस, अभ्यासक्रम जो है, पाठ्यक्रम है, जो हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेस के विषय है, इसको छोड़ के अन्य कोई पुस्तकें होती हैं, इन बेचारे अपने बच्चों को पता भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व बनता है। 4 वैचारिक सत्रों में हुए महाअधिवेशन के पहले चरण में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हिंदी सेवा एवं ग्रामीण चेतना के बारे में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष और सत्र के मुख्य वक्ता उपेंद्र नाथ पांडे ने देश रत्न के हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रयास और हिंदी के बल पर ग्रामीण चेतना के साहित्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो चरित्र दिया हमारे सामने,
वह चरित्र अब हमारे सपनों में है। आप सब इस बात के साक्षी हैं और आप सबकी स्मरण शक्ति भी मुझसे बहुत अधिक तेज होगी। भारतवर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पश्चात सादगी का वैसा नमूना दुर्लभ है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्य मंत्री प्रोफेसर मंगला रानी ने साहित्य में वैदिक काल से लेकर मौजूदा साहित्य में कृषकों की परिस्थिति पर चर्चा की। पुरातन समय में चले जाए, हमारी संस्कृति में, हमारे वेदोपनिषद में साहित्य विमर्श मिल जाएगा, कृषि विमर्श मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वहाँ देखते हैं कि सूर्य की आराधना हो रही है, वरुण की आराधना हो रही है, अनिल की आराधना हो रही है, भूमि की आराधना हो रही है। तो वह विमर्श वहीं से प्रारंभ हो जाता है, जो हमारी संस्कृति में इस प्रकार घुला मिला है कि आज भी कोई किसान वेश में आ जाए, जैसे कि इसके पहले सत्र में हम आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की चर्चा कर रहे थे। सहजता, सरलता, मृदुलता, ये हमारी पहचान रही है और यह वेदोपनिषद वह कृषक की परंपरा ही है जिसने हमें इतना संवेदनशील बनाया है और यह साहित्य का बहुत प्रमुख विषय है। महाधिवेशन में वैचारिक सत्र के अलावा डॉक्टर शंकर प्रसाद की सरगम की एक शाम ने भी सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चर्चित संगीतज्ञ और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र पटना के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर राजकुमार नाहर के शास्त्रीय गायन ने महाधिवेशन में साहित्य की हलचल को सुरों से बांध दिया।
इस महाअधिवेशन के सभी प्रतिभागी साहित्य सृजन के नव उत्साह, सम्मान और अलंकरण के साथ विदा हुए। निश्चय ही एक राष्ट्र और एक राष्ट्रभाषा के लिए संघर्ष के संकलन संपन्न हुए। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें महाअधिवेशन की गूंज दूर तक सुनाई देगी।